दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, शॉर्ट में बोलते हैं डबल एएस। अब इसके जो प्रिंसिपल मैंने ये लिख रखा है, इस पर आने से पहले मैं इसे थोड़ा समझा देता हूँ, तब इस लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये फिर थर्ड शेल। क्लियर? इसमें माना कि सोडियम का एटम है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड में, क्लियर? अब इस पर अलग-अलग वेवलेंथ की आप क्या डाल रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या डाल रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले ये कम की डाली, इसकी वेवलेंथ कम है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फिर उससे ज़्यादा वेवलेंथ की, फिर उससे ज़्यादा वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ का बढ़ता क्रम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है, एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब माना कि ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ पर चला जाए, कौन से लेवल से? इस E1 लेवल से ये कहाँ पर चला जाए? E2 पे। इसका मतलब ये है कि डेल्टा ई इन दोनों लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा? डेल्टा ई E2 माइनस E1 की। अब इसकी एनर्जी, सॉरी, इस वाली वेवलेंथ की, इस वाले वेवलेंथ के रेडिएशन की एनर्जी इस डेल्टा ई के इक्वल हो, क्योंकि क्वांटाइज्ड की कंडीशन फॉलो करता है। माना कि इन दोनों गैप के बीच की जो एनर्जी है 30 किलो जूल है, ठीक, 30 किलो जूल। और इन दो तीनों रेडिएशन में से इस रेडिएशन की एनर्जी भी 30 किलो जूल है। तो ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रेडिएशन को पूरी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में चला जाएगा। क्लियर? जैसे एक्साइटेड स्टेट में गया, तो देखिए यहाँ पर आपको इस बार 2 ही रेडिएशन मिलेगी। तो ये और एक गायब होगी। यहाँ आप डिटेक्टर लगाओगे, डिटेक्ट डिटेक्टर्स में आपको ये नहीं मिलेगी, तो मतलब ये एब्ज़ॉर्ब हो गई। इसी के बेसिस पे नाम दिया गया इसका एटॉमिक एब्ज़ॉर्प्शन प्रो क्लियर? अब सारी की सारी ये बात यहाँ पर आती है कि ऐसा क्यों हुआ? तो ये इसलिए है कि ये एटम, ये पर्टिकुलर एटम के लिए ये एनर्जी लेवल का जो गैप होता है वो क्या होता है कि अलग-अलग एटम के लिए अलग-अलग होता है। जैसे सोडियम के लिए अलग है, पोटेशियम के लिए अलग है, क्लियर? और ये कौन-सी क्वांटम की कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्वांटाइज्ड। ये जो एनर्जी लेवल होते हैं क्या होता है? क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसका 30 किलो जूल, 30 किलो जूल का जो एनर्जी गैप है और आने वाली रेडिएशन के पास 29.5 किलो जूल एनर्जी भी हो, तब भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से टस से मस नहीं होएगा। ये तभी हिलेगा यहाँ से, तब इसको पूरी की पूरी 30 जूल मिलेगी। से अपर लेवल में नहीं जाएगा। क्लियर? अब आते हैं कि इसे किसने दिया गया? इट वाज़, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इट वाज़ डिस्कवर्ड इन 1954। 1954 और देने वाला साइंटिस्ट था वाल्श एंड कोवर्कर्स। उसने और उसके साथियों ने इसको दिया। कहाँ पर? इन मेलबोर्न। कहाँ पर दिया? ऑस्ट्रेलिया। मेलबोर्न में वाल्श एंड कोवर्कर्स ने 1954 में डबल एस को क्या दिया? डिटेक्ट किया। अब इसमें देखो, थोड़ा-सा और बात कर लेता हूँ मैं। एटम्स इन गैसियस स्टेट मतलब क्या है? पहली कंडीशन, ये आपका सैंपल है। सैंपल किसमें होना चाहिए? गैसियस ने बोला था। मतलब ये
वेपर होना चाहिए, एटॉमिक स्टेज में होना चाहिए। इस पे आप वेवलेंथ डाल रहे हो, क्लियर? तो यहाँ से जो ये गायब हो गई, तो ये आपके यहाँ पर ये 2 ही मिलेगी, क्लियर? इसमें रहना चाहिए सिंपल एटम्स इन गैसियस फॉर्म। अगर गैसियस फॉर्म में है तो उनको लेकर आओ, ये रहता है डिटेक्टर, क्लियर? अब इंटेंसिटी की बात आती है यहाँ पर, इंटेंसिटी के लिए क्या पढ़ोगे? वही बेयर लैम्बर्ट लॉ। यहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा, बेयर लैम्बर्ट लॉ पढ़ लोगे, ठीक है ना? और यहाँ से जो ए होता है, वही एप्सिलॉन नॉट सी एल, क्लियर? और जो डिस्ट्रीब्यूशन कि ग्राउंड स्टेट में कितने हैं और एक्साइटेड स्टेट में कितने जाएँगे, इनकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते हो तो वो होता था ना, एन-यू अपॉन एन-जी एन नोड इज़ इक्वल टू जी-यू अपॉन जी नोड एक्स एप्सिलॉन नोड ई-यू माइनस ई नोड इंटू ए-टी, क्लियर? अब ये एन-यू क्या अपर स्टेज में नंबर ऑफ एटम्स की पॉपुलेशन और ग्राउंड लेवल में नंबर ऑफ एटम्स की पॉपुलेशन। तो ये स्टैटिकल वेट फैक्टर है और ये एनर्जी का ये प्रॉपर्टी आप जानते हो। क्लियर? ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ, इसकी डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ। हमारा मेन मोटो है डबल एस पढ़ना कि अदर चीज़ पढ़ना। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल। तो सीधा-सा देखो, व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इज पास्ड थ्रू वेपोराइज्ड एटम, देखो है ना, वेपोराइज्ड एटम प्रेजेंट इन द फ्लेम, then atom absorb radiation and decrease in the intensity of the radiation will be directly per ज़्यादा आ गया proportional to the atoms present in ground state. Total amount of electromagnetic radiation absorbed by the atoms at particular frequency. क्लियर? यहाँ तक? देखिए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, तो रेडिएशन क्या हो रही है यहाँ पर? एब्जॉर्ब हो रही है। इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन तो होगी ना? कौन से एटम तो रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब करेंगे, कौन से नहीं करेंगे? क्या है कंडीशन? यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है आपका कि देखते हैं कंडीशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? कंडीशंस फॉर एब्ज़ॉर्ब रेडिएशन, क्लियर? ये क्या कंडीशन है? तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि ये मैं बार-बार पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी बताया मैंने कि द एनर्जी शुड शुड बी इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स, ठीक है? 2 एनर्जी लेवल का बीच का जो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। किसके? आने वाली रेडिएशन के। तब तो एब्ज़ॉर्ब होएगी। दूसरी कंडीशन, देयर शुड बी देयर शुड बी नो चेंज इन स्पिन ओरिएंटेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ऐसे था, तो ये जब एनर्जी रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो भी ये ऐसे ही होना चाहिए। मतलब प्लस हाफ में था, ये एक्साइटेड स्टेट में भी प्लस हाफ में ही जाना चाहिए। अगर ये फ़ॉलो करता हो तो
रेडिएशन क्या हो जाएगी, एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। क्लियर? तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि द चेंज इन एज़ीमुथल क्वांटम नंबर मस्ट बी प्लस माइनस 1, मतलब क्या है कि जो डेल्टा एल में जो अंतर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? प्लस माइनस 1। इसको समझाता हूँ मैं। एल का मान रहता है 0, 1, 2 एंड 3। जब 0 होता है तो एस, 1 होता है तो पी, 2 होता है तो डी और 3 होता है तो एफ होता है। ठीक है? आप जानते हो। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एस से पी में जा सकता है, एक का अंतर, या पी से डी में जा सकता है, या डी से एफ में जा सकता है। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एस से डायरेक्ट डी में चला जाए, रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, या पी से डायरेक्ट कहाँ चला जाए? डी में चला जाए। ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये एस से डी में चला जाए या पी से डी एफ में चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक अपर लेवल में एक एजीमुथल क्वांटम नंबर दूसरे में, यहाँ एस से पी, पी से डी, डी से एफ में जा सकता है। क्लियर? ये आपने पढ़ा होगा लेपोर्टे रूल। तो वहाँ सक्सेस हो जाएगा लेपोर्टे ही है, लेपोर्टे रूल। ठीक है? तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो ये है कि जो डायपोल मोमेंट है, उसमें चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एक्साइटेड स्टेट के साथ। अगर डायपोल मोमेंट चेंज नहीं हुआ, तो रेडिएशन का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा, एंड डेल्टा म्यू नॉट इक्वल टू, ये भी मस्ट है। आपके पास ये 4 कंडीशन थी, इन कंडीशन से कभी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है? अब किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे भी चर्चा कर लेंगे। उससे पहले एक फ़ॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि प्रिंसिपल पढ़ रहे थे ना, क्या-क्या एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो पाई ई स्क्वायर अपॉन एमसी डॉट एनएफ होता है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चेंज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एम क्या? मास ऑफ एटम, जिसका आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम ले रहे हो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ये फ़ॉर्मूला है। ये यूँ कह रहा है कि जैसे कोई वेपोराइज़्ड सैंपल है। क्या है? वेपोराइज़्ड सैंपल। मतलब सैंपल किसमें होना चाहिए? एटॉमिक फॉर्म में। तो यहाँ से आप सैंपल ले रहे हो, सैंपल मिक्सचर, उसको गरम कर रहे हो तो वेपर में बदल रहा है। तो यहाँ फ्लेम चल रही है। तो जो वेवलेंथ डालोगे आप, यहाँ से क्या डाल रहे हो उसमें पर्टिकुलर लैम्ब्डा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग-अलग, ठीक है? तो ये सैंपल में 2 प्रकार के एटम है, कंटेन 2 टाइप ऑफ एटम होंगे, एटॉमिक फॉर्मूला रहे। एक होंगे एक्साइटेड स्टेट वाले, एक होंगे ग्राउंड स्टेट। अब हम जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि जब ग्राउंड स्टेट में होगा एटम, तभी तो कहाँ जाएगा वह? रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पर हमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जिनसे हमें डबल एस मिलेगा, वो होंगे ग्राउंड स्टेट। ठीक है? इनसे हमें कोई लेना देना। ग्राउंड स्टेट वाले हैं, यही क्या शो करेंगे? डबल ए। क्लियर? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे तो बाय एब्जॉर्बिंग रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कर देगी? उसको एक्साइटेड कर देगी। मतलब ये है कि देखिए, ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा रहा है वो? रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट। और जो एनर्जी गैप है ये वाला, किसके इक्वल होना चाहिए? आने वाली रेडिएशन के इक्वल। माना कि हमारे पास जो सोडियम का एटम है, कौन-सा? सोडियम मेटल का। उसके लिए जो वेवलेंथ आएगी वो कितनी आनी चाहिए? 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर। ठीक है? अगर इतने नैनोमीटर की रेडिएशन आ गई तो ये कहाँ चला जाएगा? में। ठीक है? इसकी एक खास बात है कि आप एक समय पर एक ही एटम को क्या करते हो? कैरेक्टराइज़ करते हो। यहाँ पर जैसे सोडियम हो गया एक बार, दूसरी बार को दूसरा एटम पोटेशियम हो गया, हर बार अलग-अलग, एक बार में एक ही एटम। क्लियर? सभी एटम्स की वेवलेंथ क्या है? फिक्स है। जैसे इधर 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ गैप मिलेगी, तो मतलब कि उसमें क्या, क्लियर? तो देखो, कुछ एलिमेंट्स है,
कुछ मेटल है उनके लिए जो वेवलेंथ है पर्टिकुलर वेवलेंथ वो फिक्स है। यहाँ टेबल है, देखिए गोल्ड के लिए होती है 243 नैनोमीटर, मर्करी के लिए होती है 254 नैनोमीटर, कॉपर के लिए होती है 325 नैनोमीटर, सिल्वर के लिए होती है 328 नैनोमीटर, यूरेनियम के लिए होती है 358 नैनोमीटर, ठीक है? और कैल्शियम के लिए होती है 423 नैनोमीटर, सोडियम के लिए होती है 589, पोटेशियम के लिए होती है 760 सबसे ज़्यादा नैनोमीटर है लैम्ब्डा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए सोडियम के लिए, सबसे कम चाहिए इस टेबल में गोल्ड के लिए। ये आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से भी आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इस टेबल। क्लियर? अभी इंस्ट्रूमेंटेशन था, इसी इंस्ट्रूमेंटेशन को मैं थोड़ा-सा अपनी स्टाइल में भी समझा देता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है? चलो ठीक है, आगे बता दूँगा। कुछ की पॉइंट है, वो ये है यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन, ये तो कर ही रहे हैं हम। इट इज़ नॉट कंसिडर एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर मेटल आयन, एक बार में एक को ही डिटेक्ट करते हो ना, इंटरफेरेंस तो करेंगे ही नहीं। ओनली वन मेटल आयन कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस एट ए टाइम इन सैंपल। ये पॉइंट वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आई कैन डिटेक्ट द मेटल आयन इन वेरी ट्रेस अमाउंट, वेरी ट्रेस अमाउंट में भी हम डिटेक्ट कर क्लियर? इंस्ट्रूमेंटेशन पे आ जाता है जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मैं बार-बार कह रहा था इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है कि इसमें होता है एक रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं एक तो HCl का मतलब है हेलो कैथोड ट्यूब और एक और यूज़ कर सकते हो आप इसमें ईडीएल। ईडीएल होता है अपने पास ईडीएल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज डिस्चार्ज लैंप, क्लियर? लैंप यहाँ एक तो एचसीएल यूज़ कर सकते हो, ईडीएल। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एचसीएल हेलो कैथोड ट्यूब। ये आपके रेडिएशन सोर्स, इस पे आपने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाया 300 से 500 वोल्ट का, एलिमेंट ऑफ इंटैक्ट हुआ और आपकी रेडिएशन निकली एनोड से, ये इधर आई। फिर रेडिएशन यहाँ से जैसे आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसे किससे गुजारा? आपने लेंस से गुजारा। जनरली लेंस के रूप में क्या यूज़ करते हो आप? चॉपर, चॉपर। चॉपर का मतलब है कि थोड़ा-थोड़ा इन रेडिएशन का थोड़ा-थोड़ा टुकड़ा आगे जाने देता है ये। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरी गई। जैसे एक टुकड़ा गया, चॉपर का काम करता है लेंस। क्लियर? अब यहाँ से थोड़ा-थोड़ी रेडिएशन इधर आ रही है और यहाँ पर आपके सैंपल किसकी फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में, वेपोराइज़्ड एटम है। क्लियर? यहाँ पर। ये कैसा आता है? ये आपका सैंपल है, ये सैंपल। ठीक है? इस सैंपल को आप क्या कर रहे हो? गरम कर रहे हो। इस सैंपल को कहाँ इंजेक्ट करो? एटॉमाइज़र में, हीट देकर। इसके लिए एक साथ क्या इसमें एक क्या आप भेजते हो? एसिटिलीन प्लस एयर को इसमें आप इंजेक्ट करते हो। एटॉमाइज़र का मतलब है कि ये इसे फ्लेम कर रहा है, हीट कर रहा है। करने से जो सैंपल है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैसियस फॉर्म में और ये यहाँ से निकल के इस फ्लेम में यहाँ पर आ रहे, बाकी वेस्ट इधर निकल गया बाहर। क्लियर? अब यहाँ से जो एटम जो रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब होगी, एब्ज़ॉर्ब होने के बाद बाकी की रेडिएशन इधर आ रही। ये है आ गई लेंस के बाद कहाँ पर? इस लेंस से निकलकर मोनोक्रोमेटर में। इसमें आ गई मोनोक्रोमीटर में, क्रोमीटर में, मोनोक्रोमीटर में। क्लियर? मोनोक्रोमेटर का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके जो जितनी भी रेडिएशन आए उन सबको अलग-अलग कर देना। जैसे यहाँ 5 रेडिएशन आ रही है, एक साथ आ रही है, 5 अलग-अलग वेवलेंथ की मिक्स आ रही है, तो ये मोनोक्रोमेटर सारी वेवलेंथ को क्या कर देता है अलग-अलग, अलग-अलग।
मोनोक्रोमेटर का मतलब क्या होता है? असल में थोड़ा समझा देता हूँ मैं, या समझा देता हूँ। माना कि ये कोई मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर मोनोक्रोमीटर में ये एक यहाँ से एंट्री होती है और यह यहाँ एक लेंस लगा रहता है पूरा। इस लेंस ने इसको इधर भेजा और यहाँ लगा आपके फ्रिज। फ्रिज में से अलग-अलग किया, अलग-अलग करने के बाद ये फिर यहाँ लेंस, लेंस से टकराई और ये एग्ज़िट है बाहर। कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। मोनोक्रोमेटर के रूप में आप जो यूज़ करते हो जनरली, एक तो आप यूज़ कर सकते हो जो लिख रखा फ्रिज में, दूसरा यूज़ कर सकते हो आप फ़िल्टर, तीसरा यूज़ कर सकते हो आप डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग मोनोक्रोमेटर यूज़ कर सकते हो। मोनोक्रोमेटर के बाद ये स्लिट से गुजर कर ये कहाँ आ जाएगा अपने डिटेक्टर। अभी यहाँ इतना आ रहा कैथोड ये सिग्नल को इसने ऐसा किया, ये किया, मैं तो डायरेक्ट आ जाता हूँ आपके, ये आ गया आपके रिकॉर्डर से डिटेक्टर पे आ गया है। कहाँ गया? डिटेक्टर, ठीक है? अब ये जो आपके रेडिएशन मिली थी उसको ये वाली जो पार्ट है वो क्या करती है, इसको एम्पलीफायर करती है, ठीक है? डिटेक्टर पे आने के बाद तो आप डिटेक्टर से ये कहाँ जाएगा? कोडर में, रिकॉर्डर में, और रिकॉर्डर से ये चला जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। कोडर के बाद ये बन जाएगा ग्राफ। अब डिटेक्टर आप अपने पास जो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं आप फोटो ट्यूब, फोटो ट्यूब, फोटो इमिजर, इमिसिव और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, क्लियर? तो यहाँ पर जो मेन जो इंस्ट्रूमेंटेशन का मेन पार्ट है वो ये है कि यहाँ पर एक बार में एक एटम आना चाहिए यहाँ, एटमाइज़र। ये किस फॉर्म में आना चाहिए? गैसियस फॉर्म, क्लियर? उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, डबल एस का कॉपी को, अब इसमें जो बर्नर है गरम करने के लिए फ्लेम, बर्नर जो है उसमें जो बर्नर यूज़ करते हो कौन-सा करते हो? टोटल, तो जो बर्नर यूज़ करोगे वो करोगे टोटल कंजप्शन बर्नर। कौन-सा? जो बर्नर यूज़ कर रहे हो वो है टोटल कंजप्शन बर्नर, क्लियर? इसका मतलब ही ये है कि ये सारे के सारे जो सैंपल है उसको सारा क्या कर लेता है? कंजप्शन कर लेता है, कोई भी इधर-उधर नहीं जाने देता। चलिए इस नाम से क्लियर है टोटल कंजप्शन बर्नर। अब यहाँ पर यदि इंस्ट्रूमेंटेशन में देखें हम, तो सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग राम कहानी है। ये लोग कैथोड ये सेल अलग है, ईडीएल क्या होता है, रेडिएशन सोर्स क्या है, ये प्रिज़्म में अलग-अलग प्रिज़्म कौन-सी है, और ये डिटेक्टर में अलग-अलग डिटेक्टर का क्या रोल है, ये क्या है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन मोट्टो था कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आ जाए और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसलिए स्मार्ट स्टडी करते हुए आप इसको आराम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएँगे। इसी के साथ धन्यवाद।